This is periodic table. आज डेट क्या है? 31 जुलाई। ठीक है। हाँ, कल तुम्हारा टेस्ट है, ये मुझे पता है। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, तो अभी क्या करना है? राइट, हम लोग जेड इफेक्टिव की बात कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ जेड इफेक्टिव आप लोग कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि आप सब पीरियड, जितने भी पीरियड, लेट्स से एक पीरियड के एलिमेंट्स है, लेट्स से सेकंड पीरियड, उसके लिए कैलकुलेट करके देखो। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो आसपास लिखते हैं लिथियम, नियॉन। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। So that is 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2p3, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5 and 1s2, 2s2, 2p6. So we can see ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है. We can calculate sigma. अच्छा, कैलकुलेट सिग्मा ओवर हियर. तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? ये तो n है और ये n-1 है, तो 2 इंटू 1.85, सॉरी 0.85. ये कितना आ गया? 1.7. क्या कर रहा हूँ? 1.70. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हुआ? n में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.85 प्लस 1 इंटू 0.35, है ना. सेम सेल में अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो फिर क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गया सेम सेल में, तो इसके कारण ये कितना हो जाएगा? 2.05. फिर अगर ऐसे इसमें निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.4, 2.75, 3. let's say 10, 3.45, 3.80 एंड इसमें आ जाएगा 4.15. ये वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देख लेना. यहाँ पे 2 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 0.35, फिर 3 इंटू 0.35, 4 इंटू 0.35, 5 इंटू 0.35, 6 इंटू 0.35 एंड 7 इंटू 0.35, है ना. 2 इंटू 0.85, ऐसे करके सब वैल्यू आ गई. ये सेम ही आएगी. सिग्मा की वैल्यू आ गई. तो यहाँ से सिग्मा क्या सीखने को मिला कि सिग्मा जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 0.35 यूनिट से बढ़ रहा है. नहीं, रटा नहीं है, 0.35 जोड़ते गया हूं मैं. है ना. एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण क्या होगा? 0.35 यूनिट में इंक्रीमेंट होगा ना. देख लो भाई. चलो अच्छा, आप तुम लोग अपने हिसाब से बना के देखो. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. चलो अब सब लोग जेड इफेक्टिव निकालो. चलो, जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा.
हाँ हाइड्रोजन तो यूनि इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है ना, उसमें फिर क्या आएगा, जेड के बराबर ही आ जाएगी, जेड इफेक्टिव जेड के बराबर ही हो जाएगा, सिग्मा जीरो होगा, शील्डिंग जीरो होगा। ठीक है, तो पहले क्या किया, यहाँ एलिमेंट लिखे सेकंड पीरियड के, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और उनकी सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट की अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर। नहीं भवेश, पीरियड में हम बात कर रहे हैं। अभी मैं एक नोट और लिखा दूंगा, हीलियम के लिए ऐसे 0.35 पीरियड में करना है भाई। यहाँ देखो ना, ये 0.85 कॉमन है ना, ये n है, तो n में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, राइट। n-1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, n-1 समझ में आ रहा है भवेश, n-1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, n में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। सर्वेश, मैंने लास्ट क्लास में सिग्मा बताया है कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो पुराने लेक्चर नोट्स देखो, उससे समझ में आएगा। तो यहाँ जेड इफेक्टिव कितना हो गया, जेड की वैल्यू 3, 3 माइनस 1.7 तो 1.3, 4 माइनस 2.05 1.95, 5 माइनस 2.4 2.6। इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है? देखो यहां से लिथियम से बेरिलियम जाने में जेड में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 1 का, और सिग्मा में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 0.35 का, तो जेड इफेक्टिव में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 0.65 का। ठीक है, तो इस तरह से ही है, क्या हो गया आपका, आ गया भाई, है ना, सब में 0.65 का, इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, ट्रेंड क्या हो गया, ट्रेंड क्या हुआ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, इन ए पीरियड, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। बस ये वैल्यू याद नहीं रखनी है, वैल्यू तो बस एक तरीका है ये समझाने का, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, ठीक है। एंड ऑल दीज वैल्यूज आर कमिंग अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स अजम्पशन, है ना, स्लेटर के अजम्पशन के थ्रू ये वैल्यूज आई हुई है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड सीख लिया कि ये भाई ट्रेंड क्या हो रहा है, समझ में आया? मतलब बस ट्रेंड याद करना है बस। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट जेड की इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ने के का मतलब क्या है, शंकर आप पढ़ के नहीं आए हो लास्ट क्लास, लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया बताया था कि कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन कितना शील्ड करेगा, तो n-1 वाला 0.85 इलेक्ट्रॉन शील्ड करेगा। जेड इफेक्टिव का मतलब यह है कि ज्यादा अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे, है ना, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हैं ना ये जेड इफेक्टिव, राइट। मोर अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, अट्रैक्शन फोर्स इज इंक्रीजिंग। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो सारे लोग, अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो पूछो,
जिन लोगों को अभी जो बातें हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल नई है आपके लिए, मतलब जो लोग 10th में काफी कुछ पढ़ के आए थे उनको एटॉमिक स्ट्रक्चर मूल कॉन्सेप्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई होगी जितनी अब हम नई नई चीजें समझा रहे हैं उनमें आएगी, है ना। तो आपको रिलैक्स नहीं होना है और पूछना है जहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगेन लास्ट क्लास आपने मिस की है इसलिए ये सारी बातें पूछ रहे हो, लास्ट क्लास मिस की है शंकरन। हाँ तो फिर आपने देखा भी नहीं ना उसका, तो लास्ट क्लास देख लेना एक बार। कुछ नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है मतलब न्यूक्लियस किसी भी इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, है ना। क्यों क्यों ऐसा हम पूछ रहे हैं इफेक्टिवली, क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली हम देख रहे हैं कि कितना अट्रैक्शन लग रहा होगा न्यूक्लियस पे। भविष्य ये जनरली हम ऐसा नहीं बोल सकते 0.35 एंड 65, बट यस एक ट्रेंड हम देख सकते हैं कि भाई बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं लिया है ना, डी के कारण कुछ कुछ चेंज आएगा देखेंगे उस पर, ठीक है। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाई वी आर फाइंडिंग ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ, एक डाउट किसी ने पूछा कि हम भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात क्यों कर रहे हैं, कौन बताएगा, हाथ बताओ। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में। टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन ही क्यों होगा, हाथ उठा के बताओ भाई। हेलो। हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, इसका आंसर ना कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही क्यों टेस्ट लिया जाता है। हाँ हाँ सर, क्योंकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो इन्फ्लुएंस करता है केमिकल प्रॉपर्टीज को। करेक्ट करेक्ट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो केमिकल प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करेगा। अच्छा बताओ, कहीं से किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया तो कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन दिया, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, कहीं केमिकल बॉन्ड बना है ना, कोऑर्डिनेट सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो किसका बना, लास्ट इलेक्ट्रॉन का, राइट। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है, इसलिए हम देखते हैं कि भाई उस पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कितना है ना। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। हाँ भाई बोलते जाओ, चलो। सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो अपने जो टेबल है ये थोड़ा जेड तेज बोलो। हेलो हाँ हेलो सर, आई हाँ एम ऑडिबल। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जेड एफिशिएंट के बीच का जो टेबल है, हाँ ये से क्या प्रोनाउंस करते हैं सर, सेन को? ये शील्डिंग बता रहा है सिग्मा। हाँ सर, सिग्मा। हाँ सिग्मा सर। हाँ सर सिग्मा को कैसे निकाला ये नहीं समझा। बेटा इसका रूल बताया था लास्ट क्लास में, पहले ही बताओ, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आया। हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा मुझे। नहीं तुम्हें लिखना आया, लास्ट टाइम पे हमने जब बात की थी तो तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता था हाँ तुम्हें, सर। रिवाइज किया तुमने। नहीं एक्चुअली वो मैं टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करने में लगा था, बट फिर यार वही सर बात है, गलत नोट्स बात है ना वगैरह। नो, गौरांश, तुम गलत बात है ना ये। हाँ सर लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नोट्स में। कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है, अगर तुम टेस्ट की प्रिपरेशन कर भी रहे हो तो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आना ही चाहिए ना। हाँ सर। तुम मैथ्स ही पढ़ रहे हो बस बेटा, तुम मैथ्स ही पढ़ते रह जाओगे और नहीं सर, मैथ्स सिर्फ तुम्हें मैथ धोखा दे जाएगा, नंबर आएंगे नहीं, नहीं सर, टफ आता मैथ है नहीं, पेपर। सिर्फ मैथ नहीं पढ़ा था, मतलब हाँ और भी अलग सब्जेक्ट्स थे, केमिस्ट्री के लास्ट कहाँ चैप्टर। तुमने केमिस्ट्री रिवाइज किया, जो बोला तुमसे, तुम्हें ये नहीं पता है सिग्मा कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तुम्हें ये नहीं पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख रहे हैं, तुम्हें ये भी तो नहीं पता सिग्मा कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बस सिखाया है या नहीं सिखाया। यस सर। अब ऐसे मजा नहीं आएगा ना, तो ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। सॉरी सर। चलो एक पोल लेते हैं, कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही है ना जो हम समझा रहे हैं, रिवाइज किया है जिन्होंने, देख लेते हैं लेक्चर।
पता चला हम पढ़ा तो देंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, यस नो लिख दो भाई। ठीक है, ये है पोल रिजल्ट, जितने हैं 85% लोगों को आ रहा है, 15 को नहीं आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा है पढ़ो, है ना, ध्यान से सुनो क्या हम बोल रहे हैं, राइट। रिवाइज नहीं हो रहा है तो ही नहीं आएगा समझ में। और ये इम्पोर्टेंट है कि रिवाइज करना। एंड थोड़ा चालाक बनो यार, मतलब मैं तो सबको बोलता हूँ ये बात, थोड़ा स्मार्ट बनने की जरूरत है कि आपको अपने टाइम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपके नंबर आए, आपको लगे कि आपको चीजें आती हैं। तीनों सब्जेक्ट पे बराबर बराबर काम हो पाए। केमिस्ट्री कई बच्चों का इसीलिए पीछे हो जाता है क्योंकि वो फिजिक्स और मैथ्स में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में कि वो केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं देते, और वो चालाक नहीं है। केमिस्ट्री डज नॉट रिक्वायर्ड मच टाइम, थोड़ा सा पढ़ लो, है ना। एक दो चैप्टर में मानता हूँ कि जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, एटॉमिक वगैरह, बट पीरियोडिक टेबल तो बहुत बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। एक्सेप्शंस हैं, ये बात अलग है, बट मतलब थ्योरी है। कुछ चीजें मान लेनी है कि ऐसा ही होता है, बस आगे बढ़ो। क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व होते हैं, जितने भी जब भी पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन आएंगे और आपको आते हैं, है ना, तो आप 10-15 मिनट में पूरा सॉल्व कर लोगे, है ना। क्वेश्चन पढ़ोगे या तो आता है या नहीं आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसका एडेड एडवांटेज आपको मैथ्स और फिजिक्स में भी हो सकता है कि टाइम ज्यादा मिल जाएगा। तो थोड़ा चालाक बनो, है ना। अपॉर्चुनिटी देखो कि कौन से चैप्टर इजी है, कौन से जल्दी लर्न कर सकते हैं, कौन से नहीं है ना, ये भी आना चाहिए तुमको, राइट। वो चालाकी कोई सिखाएगा नहीं बैठ के कि बस, है ना, हर बार हम बताएंगे कि ऐसे चालाक बनना है, राइट। ना दिमाग लगाओ, है ना, दिमाग कि कौन सा वाला जल्दी सीख सकते हैं, ठीक है, राइट। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हुआ, जेड इफेक्टिव बढ़ गया। अब चलो एक कंपैरिजन और कर लेते हैं। मान लो अगर मैं बोलूं लिथियम, लिथियम का तो भी निकाल दिया हमने, है ना। यहाँ पे सिग्मा क्या लिखना था, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स से lithium, we are going to write sodium, potassium, rubidium, cesium, let's say। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखते जा रहा हूँ। ये हो गया 1s2 2s1, ये हो गया 1s2 2s2 3 2p6 3s1, ऐसे ही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6, है ना, 5s1, है ना। सारे मैं n साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर 1s2 ऐसे ही 2s2 2p6 3s2 3p6 4 3d10 4s2 4p6 4d10 एंड यहाँ पे क्या आएगा 5s2 5p6 6s1, ठीक है। 10, फिर यहाँ से 18 तक पहुंचा, 28 30 36 48 50 एंड कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने यहाँ कैलकुलेशन में, 10 12 18 28 30
36, हाँ 46, 48, हाँ ठीक है 55, 55 तक हो गया। ये 55 होता है, ये 37, ये 19, ये 11, ये 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। थोड़े ज्यादा ही हैं। अब जैसे मान लो सिग्मा की वैल्यू, एक ट्रेंड देख लेंगे हम। सिग्मा की वैल्यू लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, ये हो गया n और ये n-1, तो 2 इंटू 1.85, सॉरी 0.85, सो 1.7। ठीक है, और z इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, z माइनस सिग्मा, तो ये हो जाएगा 1.3। सोडियम के लिए देखेंगे तो ये क्या होगा, ये n है, ये n-1 है, और ये n-2 है। तो n-2 के कारण 2 इंटू 1 प्लस ये 8 इलेक्ट्रॉन के कारण 8 इंटू 0.85, और ये तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो n में कोई नहीं होगा, 0 है ना। तो ये कितना हो गया 2, एंड ये 1.7, 6.8 एंड 2 8.8। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 11 माइनस 8.8, 2.2। फिर देखते हैं यहाँ पे देखो ये n है, ये n-1 है, यहाँ n-2 है ये, और ये n-3 है ना। अब यहाँ पे अगर हमें लिखना होगा लेट्स से ऐसे ही, तो n-1 और n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 4 एंड 6, 10। ठीक है, n-2, n-3 ऑनवर्ड कितने हैं, सारे का रिपल्शन कितना आता है, 1। यहाँ पे कितने n-1 में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 6.8 प्लस 10, 16.8। अब यहाँ पे एक बहुत ध्यान से बात समझनी है, ये कितना है, 19 है ना, 19 माइनस 16.8, ये आया 2.2। और ध्यान से बात समझो कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है ना, डिफरेंस कहाँ पे आया। अगर हम ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं तो डिफरेंस कहाँ पे आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ इंक्रीज हुए, n-2 और n-3 में इंक्रीज हुए, जिनके कारण टोटल शील्डिंग कितनी हुई, 1। और z में भी इंक्रीमेंट कितना आया, 1। इसीलिए z इफेक्टिव में कोई डिफरेंस नहीं आया। ऐसे यहाँ देखो ये कितना है, n-1, n और n-1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज आया क्या, यहाँ पे भी 8 थे, यहाँ पे 1, 8, 1, 8, 1। किसमें चेंज आया, जो इलेक्ट्रॉन n-2 और n-3 में भर रहे हैं, है ना। किसमें आया चेंज, जो इलेक्ट्रॉन n-1 और n-2 या n-3 भर रहे हैं। n-1 का मतलब क्या है, n की वैल्यू यहाँ 4 है, तो n-1 सेल है ना, ये जैसे किसी ने बोला 19 इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला है इसको बोला गया n = 4। तो 3 के लिए, थर्ड वाले सेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आए, 8 इलेक्ट्रॉन आए। ऐसे फोर्थ सेकंड वाले सेल के लिए n-2 मतलब 4 - 2, ऐसे समझ में आया n-1 क्या का मतलब क्या है। ठीक है, ओके। रिवाइज नहीं कर रहे हो, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया गया है। रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक टाइम के बाद फिर मैं डांटूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, वही सेम पैटर्न आएगा, है ना। ये अगर n है तो ये n-1 सेल है, और ये बाकी के जो n-2, 3 वाले हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 28 प्लस 8 इंटू 0.85 कितना आएगा, 6.8 प्लस 28, 34.8। कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 37 माइनस 34.8 कितना आएगा, 2. यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम बात है, ये n है, ये n-1 है, बाकी सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स 1 से शील्ड करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 28, तो यहाँ तक ही थे, 2, 30, 36, 46। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 50, सॉरी 6.8, 52.8, 55 माइनस 52.8 कितना है, 2.2। तो क्या सीखा आपने कि z इफेक्टिव की वैल्यू, है ना,
हमने क्या ट्रेंड सीखा? इन ए let's say column or group, in a group from top to bottom, Z effective approximately remains constant. ठीक है, ऑब्वियसली राइट, ऑब्वियसली ये हमेशा के लिए नहीं है, राइट बहुत सारे लेट्स से ट्रेंड हैं, बट एक ट्रेंड ये है जो हमें यूज करना है काफी। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं जेड इफेक्टिव बढ़ रहे हैं, और टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ऑलमोस्ट जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है। क्लियर है भाई ये बात? कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? हाँ, लिथियम टू सोडियम चेंज हुआ, इसीलिए अप्रोक्स लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि हमेशा ही होगा, राइट। हमें तो ट्रेंड डिसाइड करना है ना। तो सृष्टि ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, एक आध दो अभी हम वेरिएशन देखेंगे जिनमें वेरिएशन आएगा। इंक्रीज इन डिस्टेंस नहीं बोलो, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ लेट्स से प्रोटॉन, वो कैंसिल आउट कर रहे हैं, राइट। अचिंत्य, डिस्टेंस कहना गलत हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड मिल गया। अब देखते हैं कुछ और बातें, अब हम केस 2 पे चलते हैं। तो ये हमने एस और पी ब्लॉक के लिए ये बात कर ली, जहां पे टेस्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एस में है, और क्या कहते हैं, हमें निकालना है कि भाई उस पे क्या मतलब कितना फोर्स लगेगा, कितना जेट इफेक्टिव लगेगा, ये हमने निकाल लिया, सीख लिया। ठीक है, इसमें एक नोट है बिफोर वी आर मूविंग टू केस 2। फॉर 1s, फॉर n इक्वल्स टू 1s, है ना, रिपल्शन ड्यू टू है ना सेम सेल इलेक्ट्रॉन is 0.3 इलेक्ट्रॉन। मतलब एग्जांपल है हीलियम, बस केवल हीलियम के लिए बता रहा हूँ। हीलियम का क्या होता है 1s2, तो यहाँ पे जो रिपल्शन लगेगा वो दूसरे वाले 1s से टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, है ना। ये हीलियम हो गया, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मान लो एक यहाँ एक है, मान लो ये वाला हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, हम इस पे देख रहे हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये कितने से अट्रैक्ट कर रहा है और ये कितने से रिपेल कर रहा है। सेम सेल का है, बट यहाँ पे 0.35 ना लेके 0.3 लेते हैं। तो जो सिग्मा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 इंटू 0.3, एंड जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस 0.3, सो 1.7। समझ में आया? ठीक है, ये नोट में लिखा दिया, ये केवल 1s के लिए मानते हैं। ठीक है, केवल 1s मतलब हीलियम के केस में मान रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब केस 2 पे। केस 2 में क्या है, इफ टेस्ट इलेक्ट्रॉन belongs to DNF subcell or orbital. Hello, sir. हम्म, Sorry to disturb you, sir. Can you please scroll up, sir? अच्छा एक एक बात मिनट। रह गई है, हाँ हाँ ठीक है, लिख दे बोल। यहाँ तक और ऊपर? सर। यहाँ तक सर, यहाँ तक। ठीक है चलो। Done, sir. Thank you. ठीक है,
हाँ भवेश, यस, ठीक है, बोलो। सर आपने केस 1 में क्या बोला था, मुझे नहीं समझा। केस 1 लास्ट में बताया था कि भाई सेम सेल का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 0.35 यूनिट से रिपेल हाँ करेगा, यस n सर। माइनस 1 0 पॉइंट, उसमें क्या बताऊं मैं, क्या डाउट है बताओ। अच्छा नहीं सर, सॉरी। हाँ ठीक है, तो ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ भाई, सेम सेल का इलेक्ट्रॉन 0.35 यूनिट से रिपेल करेगा, n माइनस 1 सेल का इलेक्ट्रॉन 0.85 से करेगा, और n माइनस 2 n माइनस 3 ऑनवर्ड 1 यूनिट से रिपेल करेंगे। हाइड्रोजन का z इफेक्टिव 0 क्यों होगा भाई, हाइड्रोजन यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, उसमें कोई और दूसरे इलेक्ट्रॉन रिपेल करने के लिए नहीं है, तो सिग्मा 0 होगा, z इफेक्टिव z के बराबर हो जाएगा। पल्लव, सिग्मा है सील्डिंग, रिपल्शन पहले काउंट करते हैं, फिर z माइनस सिग्मा करते हैं, तब z इफेक्टिव आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ भाई, ठीक है, अब चलें आगे आप सबकी परमिशन से। ठीक है, इफ टेस्ट इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू डी एन एफ सब सेल या ऑर्बिटल, तो क्या करते हैं, तो फिर बस इसमें थोड़ा सा रूल में डिफरेंस है, ठीक है। रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम डी एन एफ सब सेल रिपेल by 0.35 इलेक्ट्रॉन ईच ना, ये पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल अदर इनर सबसेल रिपेल by 1 इलेक्ट्रॉन ईच। अब एग्जांपल समझते हैं तो उससे आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। तो डीएनएफ सबसेल के जो सेम सबसेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनके कारण रिपल्शन लगने है 0.35 इलेक्ट्रॉन, और जो इनर सबसेल जितने भी इससे पीछे वाले सबसेल हैं सबके कारण कितना लगना है, 1। ये रूल है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, किसका ले लें, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम का लेते हैं। टाइटेनियम इज 22, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1s2 2s2 3s2, सॉरी 2p6 मिस कर दिया मैंने, 2p6 3s2 3p6 3d2 एंड 4s2। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक, सही है। हाँ, इसमें 0.85 नहीं है, डायरेक्टली 1 है। अब टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पे है ना। अब इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बाहर कौन है, 4s है। तो 4s का कंट्रीब्यूशन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो राइट साइड है जितने भी है ना, बाहर की तरफ है जितने भी इलेक्ट्रॉन, उनका कंट्रीब्यूशन सिग्मा में नहीं आता है, तो नो कंट्रीब्यूशन। ये बात समझ में आ रही है? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ हैं उनका कंट्रीब्यूशन इन द सिग्मा और इन द शील्डिंग इज 0, ठीक है। सो वी कैन राइट 4s is outer subcell, let's say outer cell or subcell, outer cell, hence does not contribute in sigma. तो अब कितना सिग्मा लगेगा कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मा की कैलकुलेशन क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन विच इज लेफ्ट हैंड साइड इनर सेल, इनके कारण 1, तो कितना है ये 18 है, 18 इंटू 1 प्लस डी में कितने हैं, 2 हैं, एक टेस्ट है तो दूसरा वाला रिपेल करेगा, तो 1 इंटू 0.35, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई 18.35, ठीक है। एंड जेड इफेक्टिव कितना आ गया इसमें, जेड इफेक्टिव ऑन है ना,
ये जेड इफेक्टिव किस पे है? जेड इफेक्टिव ऑन 3D इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जेड इफेक्टिव ऑन 3D इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो 22 माइनस 18.35, सो देन इट इज गोइंग टू बी, आप निकाल लेना इसको, कितना निकल के आया? 3.65, ठीक है। समझ में आया? एस डी पे जब भी डी में होगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ में होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम केसेस है ना। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, फिर देख लो भाई डी में सेम सेल वाले जो हैं वो 0.35 यूनिट से रिपेल करेंगे, और उसके जो पीछे वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी आपने सब सेल लगे हैं वो 1 यूनिट से रिपेल करेंगे। सो व्हाई 4s वाज इग्नोर्ड? मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड है तो इसका रिपल्शन पीछे वाले इलेक्ट्रॉन पे किससे अंदर की तरफ लगेगा, है ना। So we don't want to, let's say, consider this. And why it is in d orbital not in outermost? ये क्या है क्वेश्चन भाई, हाथ उठाओ, क्लैरिटी दो भाई, ये क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो। सर मतलब मेरा मतलब था कि मतलब इसमें जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट में क्यों नहीं है टाइटेनियम के केस में? नहीं हम तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डी एन एफ में होगा तो कहाँ होगा? आउटर मोस्ट पे भी आएंगे। आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन क्या है? 4s है ना, तो उसमें अगर हमें लेफ्ट से निकालना होगा तो किसकी तरह से निकालेंगे? पहले वाले रूल की तरह। ओके सर, केसेस मतलब कैसे बनाए थे? केसेस कैसे बनाए थे? इफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू एस एंड पी सबसेल या ऑर्बिटल, एंड इफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू डी एंड एफ सबसेल, ऐसे बनाए थे ना। हाँ सर, ओके। हाँ, अभी हम कह रहे हैं अगर मान लो टेस्ट इलेक्ट्रॉन डी में है तो क्या होगा? उस पर जेड इफेक्टिव कितना आएगा, ठीक है। सो इफ इन यूनिट वी राइट ओनली ई, सो इट इज, मतलब ये क्या है? हमें जेड इफेक्टिव निकालना है तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्या डाउट है किसी का? मीन्स हियर वी आर अज्यूमिंग 3D इलेक्ट्रॉन, लिखा तो है भाई इतना बड़ा बड़ा 3D टेस्ट इलेक्ट्रॉन, लिखा तो है, क्या लिखा है? अब समझते हैं कि मान लो, रुक जाओ अभी, फिर डाउट मैं थोड़ी देर में लूंगा। अब लेट्स से अगर मान लो मुझे आउटर मोस्ट सेल पे निकालना है which is 4s, right? Let's say if we have to calculate, है ना, z effective on 4s electron, outermost cell electron, है ना, तो from case 1 सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं so that will not get any, let's say, confusion. 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2, तो ये क्या हो गया? n, ये क्या हो गया? n-1, ये क्या हो गया? n-2 n-3, राइट। सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई? 2 4 and 6 10 10 into 1 plus 2 6 8 into 10 10 into 0.85 plus 1 into 0.35, कितना आया ये? सिग्मा इक्वल्स टू 10 प्लस 6.8 प्लस 0.35, कितना हो गया? सॉरी 6.8 नहीं, 8.5, 8.5 है ना, 10 है ना। तो ये कितना हो गया? 18.85। तो जेड इफेक्टिव कितना आया? 22 माइनस 18.85 विच इज 3.15, और यहाँ पे कितना आया था? 3.65। अब देखो टाइटेनियम का मान लो ये न्यूक्लियस है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है मान लो डी पे और एक इलेक्ट्रॉन है ये 4s पे, है ना, मान लो, जैसे इमेजिन। इस पे लगने वाला जेड इफेक्टिव कितना है? 3.65। इस पे लगने वाला जेड इफेक्टिव कितना है? 3.15।
अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो, अब यहाँ से वो कॉन्सेप्ट आता है जब मैंने आपको बोला था कि रिमूव करेंगे तो 4s से ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेगा, रिमेंबर जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने बोला था बाहर वाले से निकल जाता है, बट ये लॉजिक है उसका। बताओ कौन सा वाला टाइटली हेल्ड है न्यूक्लियस की तरफ, कौन सा वाला टाइटली हेल्ड है, डी वाला, सबको समझ में आ रहा है? तो अगर रिमूव करना होगा तो पहले डी निकलेगा या एस निकलेगा, एस, समझ में आया सबको, राइट, तो एस निकलेगा, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा हमेशा एस का, ऐसे। अब और कोई डाउट, जितने भी डाउट हैं आप पूछ लो भाई, है ना, यही कॉन्सेप्ट समझाना था। तो जनरली हमें जब निकालना होता है तो हमें आउटर मोस्ट सेल के लिए निकालना होता है, तो केस 2 का यूज ज्यादा नहीं होता है, बट केस 2 समझाना तो था ही ना, कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डी एन एफ में होगा तो उस पर कैसे निकालेंगे टेस्ट इलेक्ट्रॉन, अगर डी और एफ का होगा। मान लो कोई तुमसे कहे कि टाइटेनियम में मुझे सबसे बाहर वाले पे ना बता के आप 19 में इलेक्ट्रॉन पे बताओ कि बताओ क्या होगा जेड इफेक्टिव, तो 19th इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, डी में ही आएगा ना, ये मतलब जो भी है 19 या फिर जो भी है 3D वाला उन्होंने बोल दिया, नॉट 19 आप फिलिंग में अगर बोलोगे तो 4s वाला हो जाएगा। सो लेट्स से, है ना, वो कह रहे हैं नॉट 19, आई शुड से 21 वाले इलेक्ट्रॉन पे बताओ, है ना, जो फिलिंग में हो रहा है 21, वो 3D वाला होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, अब किसी को डाउट है तो पूछो, यस। Sir, for calculation of sigma, we not have to use the outermost electron only for D and F subshell, right? The others are still नहीं applicable. सबके लिए है। मान लो किसी ने बोला कि 10वें इलेक्ट्रॉन पे बताओ, व्हाट इज द जेड इफेक्टिव ऑन 10th इलेक्ट्रॉन, So we तो don't क्या have to होगा इनका, consider outermost. तो फिर इन सब का कंट्रीब्यूशन नहीं काउंट करेंगे। Okay. But in the example that you showed before, after writing the rules, here we had to calculate the Z effective for 3D electron. हाँ, इस क्वेश्चन में हम ये कह रहे थे कि सिखा रहे थे कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डी एन एफ ऑर्बिटल में होगा, लेट्स से if the electron is present in D and F subcell या orbital, then what is the, let's say, sigma value? So the closest outer electron, which is D or F, and we have to neglect the other electrons. No, I didn't get it. It's not about कि which D we are saying. Let's say अगर कोई element है, if we are having, let's say, one element which belongs to 4D series. Okay. Let's say we are talking about silver, Ag 47. So we are going to write 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s1. This is the electronic configuration, right? Obviously, मैंने अभी एक सीक्वेंस में लिख दिया है जो which I have said कि n की वैल्यू 7 लेंगे, right? I have written like this. Yes. Somebody can ask कि बताओ इसमें होगा, let's say d इलेक्ट्रॉन है ना, 3D वाले पे बताओ, somebody can ask 4D वाले पे बताओ, so we have choices. Okay. So when we are considering 3D, तो इन सब का contribution नहीं count होगा. We are only going to count contribution till here. इसका 1 होगा, बाकी 9 का 0.35 होगा. If we are counting here, तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का contribution 1 होगा और जो इसमें बाकी 9 बचे उनका 0.35 होगा. Okay. So the क्वेश्चन में मेंशन होगा कि नहीं, तो भाई क्वेश्चन में जनरली जेड इफेक्टिव आपका पूछा जाता है तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का पूछा जाता है, बाहर वाले का, ठीक है, जनरली. okay. Got it, sir. ओके, बोलो यश एंड गौरांश. Sir, can you please go to electronic configuration of titanium? क्या? Sir, आप electronic configuration of titanium पे जाओगे एग्जांपल में. हाँ. Yes sir. Sir, इसमें आपने 3D स्क्वायर को बॉक्स करके क्या लिखा है ये एरो करके? टेस्ट इलेक्ट्रॉन. हाँ? टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, इस पे देख रहे हैं. अच्छा. हाँ, 3D सबसेल जो है उसके इलेक्ट्रॉन को टेस्ट इलेक्ट्रॉन माना है. ओके, ठीक है, थैंक यू. बोलो यश. सर, हमने इसको एनर्जी ऑर्डर के हिसाब. अरे फिर से बोलो. सर, हमने इसको एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने बताया था स्टेप्स में कि भाई हम कैसे लिखेंगे, आसान कैसे पड़ेगा. बताया नहीं था केस 1 में कि पहले हमें ऐसे लिखना है, n सारे n साथ में रखने हैं. हाँ सर, याद है.
याद है तो वैसे ही लिख दिया हमने और कुछ नहीं किया। हाँ सर। तो यहाँ पे एक लॉजिक हमने ये समझाया कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन एस में है और डी में है तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, राइट, एस से निकलेगा, क्योंकि एस पे लगने वाला सिग्मा वैल्यू क्या है, कम है, सॉरी जेड इफेक्टिव वैल्यू कम है, सिग्मा वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो हो गई जेड इफेक्टिव की से रिलेटेड सारी बातें और कॉन्सेप्ट। अब इनके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अभी हमें एक आइडिया लग गया है कि जेड इफेक्टिव वैल्यू लेफ्ट टू राइट। अच्छा, जेड इफेक्टिव वैल्यू 3D सीरीज में देखते हैं। लेट्स से जेड इफेक्टिव की वैल्यू सबको खुद करना है, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, थ्री डी सीरीज। ठीक है, क्या है जेड इफेक्टिव? लेट्स से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्कैंडियम 21। ठीक है, 22 टाइटेनियम अभी हमने देखा, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम। सबके पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। चलो वही जल्दी जल्दी करो। फिर सिग्मा निकालो, एस पे ही निकालना है, आउटर मोस्ट सेल पे। जेड इफेक्टिव वैल्यू फॉर 3D सीरीज, जेड इफेक्टिव वैल्यू ऑन, है ना, आउटर मोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन फॉर 3D सीरीज, तो 4s पे निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव। चलो वही शुरू हो जाओ। आसपास लिखना पड़ेगा। स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस। स्टेबल का हेडिंग ये है कि वी आर काउंटिंग जेड इफेक्टिव वैल्यू ऑन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इन 3D सीरीज। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 3d1 4s2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, n-1 सेल में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, 3d2 4s2, है ना। यही सब जगह ऐसे ही आता रहेगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3d3 4s2, बाकी सब तो सेम है। यहाँ पे बस 3d5 यहाँ थोड़ा चेंज है, 4s1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3d लेट्स से 5 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 4s2 3d9 4s2 सॉरी 3d10 4s1 and 3d10 4s2। so you can see कि यहाँ पे d में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है n-1 में। तो लेट्स से सिग्मा की वैल्यू निकालनी होगी, तो इनके कारण जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा, है ना, ये तो सब जगह 10 ही आएगा, n-2 है ये, n-2 n-3, क्लियर है ना। ये n हो गया, ये n-1 हो गए, तो यहाँ पे कितना आया, 10, सब में 10 है, ये 10 10 10 10 10 प्लस यहाँ ये कितने, 2 और 6 8 और एक 9 9 इंटू 0.85 प्लस एक यहाँ पे है तो ये 1 इंटू 0.35। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9 से 10 हो जाएंगे, प्लस 10 इंटू 0.85 प्लस 1 इंटू 0.35। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 इंटू 0.85, है ना, 1 इंटू 0.35। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा एकदम से बढ़ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 की जगह 13 इंटू 0.85 प्लस, है ना, बस 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा,
फिर से 13 इंटू 0.85 प्लस 0.35 है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 इंटू 0.85 प्लस 0.35। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 इंटू 0.85 प्लस 0.35। यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 इंटू 0.85 प्लस 0.35। यहाँ पे कितना हो जाएगा है ना, 16 के साथ 10 और आ गया तो 18 इंटू 0.85 और यहाँ पे 18 इंटू 0.85 प्लस 0.35। मतलब इन दोनों को छोड़ दें अगर, सो यू कैन सी कि जो सिग्मा में जो इंक्रीमेंट है वो 0.85 का हो रहा है। ठीक है, सिग्मा में कितना आ रहा है इंक्रीमेंट 0.85 का आ रहा है। बेटा ये कैलकुलेट करके देख लो, ये n माइनस ये जितने भी लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके कारण ये n-2 और n-3 में, n की वैल्यू यहाँ 4 है, फिर से वही बात है, n-1 की वैल्यू यहाँ 3 हो गई, n-2 की वैल्यू 2 हो गई और n-3 की वैल्यू 1 हो गई। तो जो भी इलेक्ट्रॉन n-2 और n-3 में आते हैं उनके कारण कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही सिग्मा वैल्यू आएगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने 10 है तो 10 के कारण 10 सब में 10 आएंगे है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमन है सब में। एक ही बात आपने 4 बार पूछी है मुझसे, क्या दिक्कत आ रही है समझ, हाथ उठाओ, क्या प्रॉब्लम है, हाथ उठाओ, हाँ बताओ क्या है दिक्कत। सर एक्चुअली कंफ्यूजन हो रहा था। बताओ क्या है कंफ्यूजन है। अरे भाई मैंने जल्दी से लिख दिया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप भी तो लोग आप खुद करके देखो, टाइम लगेगा, मेरे को पता है थोड़ा टाइम लगेगा है ना। मैंने जल्दी से यहाँ बता दिया, ट्रिक बता दिया, आपको लगाना पड़ेगा, बट लगाओ आप लोग, कैलकुलेट करो ये। ओके सर, सॉरी सर। किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? अब आप यहाँ से निकाल लो वैल्यूज है ना, सिग्मा की वैल्यूज निकाल सकते हैं, सॉल्व कर लो। ये 9 इंटू 0.85 कितना हुआ, 7.65 प्लस 0.358 18 हो गया ये। तो यहाँ पे z की वैल्यू, ये z इफेक्टिव आ गया 21 माइनस 18, तो ये वैल्यू आ गई 3। फिर यहाँ पे कितना होगा 0.85 से बढ़ गया है तो 18.85, 22 माइनस 18.85 3.15। फिर यहाँ पे कितना होगा फिर 0.85 से बढ़ गया तो 19.7, 22 माइनस सॉरी 23 नॉट 22, 19.7 तो 3.3। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी ये, अब यहाँ पे ये 1.7 से बढ़ा और फिर 0.35 से कम हुआ, मतलब या कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, तो ये कितना आया, ये वैल्यू कितनी आई 1.7 से बढ़ा, ये 1.7 से 0.35 से कम हुआ तो 1.35 से बढ़ा, तो यहाँ पे 1.35 जोड़ दो, कितना हो गया ये 20.05, 20.05 तो ये हो गया 24 माइनस 20.05 तो 2.95, 21.05 हाँ 21, 2.95। फिर यहाँ पे ऐसे ही ये 0.35 यूनिट और बढ़ा तो ये 21.4, 25 माइनस 21.4 ऐसे करके आप कितनी वैल्यू आएगी ये 3.6। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे ही है ना 1 पॉइंट ये 0.35 बढ़ जाएगा तो 21.75,
ऐसे सॉल्व करो तो यहाँ पे जो रिलेशन है उसमें यूनिट में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.15 का, मतलब यहाँ पे भी बढ़ रहा है। एक आध एक्सेप्शन छोड़ दें तो जनरली क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ रही है। बोलो पल्लव। हेलो सर। हाँ सर ये क्रोमियम और मैंगनीज में लाइक बढ़ेगा क्यों? लाइक उनका अगर आप देखो तो सेम है ना, लाइक 10 + 13 × 0.85 एंड उसका प्लस 0.35 भी तो है, यहाँ तो कुछ नहीं था ना। ओके हाँ यहाँ 4s1 है ना, यहाँ 4s2 है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, इससे आपको क्या आइडिया लगा कि यहाँ पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ रही है। हेंस इन 3D और इन डी सीरीज, डी एंड एफ सीरीज, एफ में भी ऐसे आएगा क्योंकि एफ में भी सेम फॉलो हो रहा है। इन डी एंड एफ सीरीज जेड इफेक्टिव increases from left to right, बट डी सीरीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। डी एंड एफ सीरीज कुछ और बातें बताएंगे। एक तो ये फैक्टर पता चल गया, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, जनरली लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी। ऑलमोस्ट अगर हम टॉप टू बॉटम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू स्लेटर, हम बेसिक बातें समझ चुके हैं, है ना, एक बेसिक आइडिया लग चुका है। इसमें भी अभी कुछ और टर्म है जो स्लेटर ने यूज नहीं किए, है ना, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो स्लेटर ने, या जो कुछ ऐसी कंडीशन है जो स्लेटर ने यूज नहीं की। तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है, याद रखना, वो जेड इफेक्टिव स्लेटर के रूल के हिसाब से है। कुछ और टर्म्स आएंगे तो वो भी काउंट करने पड़ेंगे, वो उनका भी इफेक्ट देखना पड़ेगा। अंडरस्टूड है ये बात? तो जो बातें मतलब स्लेटर ने काउंट नहीं करी, उनमें एक है पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट। लिख लो यहां तक पहले। आपको अगेन ट्रेंड याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? ट्रेंड। वैल्यू आपसे मतलब रेयरली कोई पूछेगा वैल्यू कैलकुलेट करो, और वैल्यू कैलकुलेट करने को हो सकता है अभी टेस्ट में पूछ भी लिया जाए, पार्ट टेस्ट में। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि हमें पैटर्न याद रखना है। तो ये माना गया, पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब ये था कि जो न्यूक्लियस के जितने पास इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने पास होगा, एक तो ये हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सेल में कैसे है, n-1 है ना, अभी हमने सेल के हिसाब से लिखे थे, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। और हमने जैसे मान लो कहीं पे अगर ऐसा मान लिया जाए, जैसे अभी हम यहाँ 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन को जैसे काउंट कर रहे हैं, 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन पे लेट्स से शील्डिंग देख रहे हैं, तो हम जो 3s 3p 3d इन तीनों की शील्डिंग के कारण जो वैल्यू लिख रहे हैं स्लेटर ने, वो सब सेम मानी है, 0.85, है ना। 4s टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, और 4s पे जो लगने वाला रिपल्शन है 3s 3p और 3d, ये तीन सेल्स हैं, तीन सब सेल है ना, इन तीनों के कारण बराबर माना है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है। जो न्यूक्लियस के जितने ज्यादा पास है उसका रिपल्शन या उसके कारण शील्डिंग उतनी ज्यादा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? पेनिट्रेशन इफेक्ट, इसका मतलब ये है कि पेनिट्रेशन का मतलब है नियरनेस टू द न्यूक्लियस, कौन कितना अंदर धसा हुआ है, एटम में कौन कितना अंदर धसा हुआ है, पेनिट्रेटेड है, दैट इज द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट। और यू कैन से क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, है ना, क्लोजनेस, क्लोजर टू द न्यूक्लियस। पहले इतनी बात समझो, पेनिट्रेशन समझ में आया,
मैं मान रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, पहले जो बातें सोच रहे हैं समझा रहे हैं वो बताओ। इतना समझ में आया? पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, कौन कितना क्लोज है। अगर सेम सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3s 3p और 3d में वेरिएशन आएगा। 3s के कारण जो लगने वाला जो शील्डिंग होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा s p की कंपैरिजन, और p से लगने वाले के कंपैरिजन में d का ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, नॉट ज्यादा। 3s बिकॉज इट इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, है ना, और यू कैन से स्मॉलर एरिया में है तो न्यूक्लियस को ज्यादा, सॉरी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रिपल्शन लगा है। और डी का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? स्प्रेड होता है ना, लोब्स बड़े होते हैं, राइट, स्प्रेड है, इसके कारण भी आप समझ सकते हो। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। So due to penetration effect or you can say closeness to or closer to nucleus, closeness to nucleus, as electrons, है ना, shows more shielding or you can say repulsion than p electrons of same cell. Similarly, p electron shows more, let's say, repulsion, shielding than d electrons. तो हम सिग्मा का एक ऑर्डर लिख सकते हैं, हेंस सिग्मा, ऑर्डर ऑफ सिग्मा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? s का सबसे ज्यादा, फिर p, फिर d एंड फिर f। f से लगने वाली शील्डिंग सबसे पुअर होगी, वीक होगी। यस, अब किसी को कुछ कहना है तो वो पूछ सकता है, कोई डाउट? अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? बात क्या है, जो स्लेटर ने बोला था वो हमेशा हर बात के लिए सही नहीं था, कुछ एक्सेप्शन हमने देखे जब कैलकुलेट किए तो देखा कि कुछ बातें स्लेटर से समझाई नहीं जा सकती। मोस्ट ऑफ द बातें, मोस्ट ऑफ द लेट्स से ट्रेंड्स वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्लेटर रूल, बट कहीं कहीं पे एक्सेप्शन मिल गए। तो फिर क्या किया गया? बताया गया कि भाई कोई और इफेक्ट भी लग रहा होगा, है ना, कोई और इफेक्ट लग रहा होगा। वो इफेक्ट क्या होगा? जो कुछ कुछ केसेस में भी बस डोमिनेटिंग होगा, वो ये वाला इफेक्ट है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। कुछ कुछ केसेस में पढ़ेंगे कि कहाँ पे ये लग जा रहा है, तो वहां देखेंगे, ठीक है। बोलो पल्लव। ये सर मेरे को पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं समझा सर। ठीक है, पेनिट्रेशन समझ में आया? हाँ सर, क्लोजनेस क्या लाइक कौन कितना अंदर है ना, न्यूक्लियस की तरफ। हाँ सर। तो क्या हुआ, जो जैसे s ऑर्बिटल p कम के कंपैरिजन में p ऑर्बिटल ज्यादा स्प्रेड है, हाँ सर। d ऑर्बिटल और ज्यादा स्प्रेड है। यस सर। तो स्प्रेड होने के कारण उसका जो रिपल्शन है वो वीक हो रहा है। यस सर। ये बस इतना ही बोला जा रहा है कि जितना ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा उतना ज्यादा रिपल्शन वीक होता जाएगा। f ऑर्बिटल उससे भी ज्यादा स्प्रेड है, बड़ा है, राइट। ये इसमें कोई और बात बतानी है यहाँ तक?
वी आर कंसिडरिंग डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल एवरीवेयर। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो जनरल है, मतलब हमेशा ही काउंट होगा, बट यहाँ पे कैसे बोल रहे हो आप? व्हाट यू आर सेइंग? पेपर मुझे डिफिकल्ट नहीं पता है, मैंने नहीं बनाया। ओके वी आई एम नॉट मेकिंग द पेपर, और मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ Sir, I was considering dual nature of particle because if the electron like falls into the nucleus, if the closest electron, the s electron, falls into the nucleus, then there would be no shielding effect at all, right? falls into the nucleus. Sir, if the penetration effect is too much, like on हाँ radioactive elements, ठीक है। then there will be no shielding effect at all, right? लेकिन उसको हम यहाँ क्यों रिलेट कर रहे हैं? देखो फॉल्स इन द न्यूक्लियस वाला जो पैटर्न है उसको बोलते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। क्या बोलते हैं? K electron होता है capture. ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। मैन मेड है, मतलब अपने आप नहीं होता है, सिंथेटिकली यू हैव टू डू। तो उसमें ये होता है कि इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी होता है। के मतलब n equals to 1 वाला इलेक्ट्रॉन, Okay. है ना? But I mentioned that idea because if the s electron is showing the maximum repulsion due to the closeness to electron, so it is also possible that it can fall inside the nucleus. So that kind of contradicts the point that it is too नहीं, वो फॉल कब होता है shielding. उसका कंडीशन है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अपने आप नहीं गिरेगा। Okay, so there अगर is कोई an चीज अपने exception, आप right? ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके अंदर गिर जाएगा। ठीक है, Right. राइट। Okay. गिरता But है। there is an exception. हाँ This is an exception, right? That it cannot always show most shielding effect. नहीं, हमेशा शो करेगा। एस इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज शो मोर शील्डिंग इफेक्ट कंपैरिजन टू पी एंड डी, हमेशा होगा। Okay. But दिस due इज to नॉट this, एक्सेप्शन, दिस इज अ पैटर्न। हाँ due to this the thing you told, K electron capture, so it only acts on n is equals to 1, which is s electron, so it will not show shielding effect in that case. That's my point. तो वो तो इलेक्ट्रॉन गिरने के बाद है, वो कभी कभी रेयर होता है ना, तब जब इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं वहां पे पोजीशन पे, तो फिर क्या होगा, 1s पे कोई और पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, अच्छा, okay. है ना? ऐसा वो Okay, ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो फिल नहीं होगा, पीछे से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इलेक्ट्रॉन, पहले तो तुमने दो बातें अलग अलग कही। तो इलेक्ट्रॉन क्या, कभी इलेक्ट्रॉन, मैं पहले फिर समझा देता हूँ, क्या कभी इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से गिर सकता है न्यूक्लियस में? तो यस, गिर सकता है, अपने आप नहीं गिरता है, मैन मेड है, सिंथेटिक है, उसको बोलते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। क्या करोगे? सर्च करोगे के इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है, सर्च करो, लर्न बाय योरसेल्फ क्या होता है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, Okay, sir. अब Got it. अगर मान लो वो इलेक्ट्रॉन गिर भी जाएगा तो क्या होगा, ऊपर से इलेक्ट्रॉन फिर उसको फिल करने आ जाएंगे, तो ये कंप्लीटली अलग बात है। बस यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोजनेस में है, राइट, जितना पास में है, जितना धसा हुआ है, वो उतनी ज्यादा शील्डिंग दे रहा है ना? ऐसे ही देख लो ना, जैसे n-1 n-2 की तरफ जा रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन, है ना? अभी हम जो सीक्वेंस देख रहे थे उसमें n-2 n-3, इसका मतलब क्या है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जितना धसा हुआ है अंदर है, वो उतना ज्यादा शील्डिंग दे रहा है, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड से रिपेल कर रहा है। वो हमने यहाँ पे सेम सेल के लिए लगाया है, वही कॉन्सेप्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. है ना? Got it. अभी हम अलग अलग सेल के लिए बोल रहे थे, तो ये तो स्लेटर ने बोला है ना, ये जो क्वांटिफाई किया, वैल्यू दी, ये स्लेटर ने बोली। कुछ बातें ऐसी थी जो स्लेटर की बातों से भी एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, तो फिर वहां पे सोचा गया कि क्या और हो रहा होगा, राइट, है ना? तो उसके लिए फिर ये पेनिट्रेशन इफेक्ट बताया, है ना? तो जो जितना इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ है, जितना भी अंदर की तरफ है, उससे रिपल लगने वाला रिपल्शन उतना ज्यादा। अब ये बातें समझ में आ गई सबको? पेनिट्रेशन इफेक्ट, कोई कंफ्यूजन? अरे भाई पल्लव उधर मत जाओ अभी, अब है ना, इधर आओ, जो समझा रहे हैं ना उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो अब इसके एप्लीकेशन हम देखेंगे। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे एप्लीकेशन होंगे, एप्लीकेशन, है ना? इससे क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं उनके पैटर्न समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है,
तो उनमें पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है एटॉमिक रेडियाई। क्या है? एटॉमिक रेडियाई। क्या मतलब इसका? किसी भी एटम की रेडियस, अगर हम डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं तो उनकी एटॉमिक रेडियाई क्या होंगी? सिंपल सी बात ये है। चैलेंज क्या है? व्हाट इज द चैलेंज एटॉमिक रेडियाई को कैलकुलेट करने में? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई कैन नेवर बी कैलकुलेटेड। चैलेंज क्या है कि हम बाउंड्री इलेक्ट्रॉन की नहीं बता सकते, सॉरी एटम की नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमें इनफाइनाइट नहीं पता है ना। इलेक्ट्रॉन के कहाँ होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। ऑर्बिटल में होने की प्रोबेबिलिटी तो 90% है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कहाँ पे ना होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे जीरो है। ठीक है, तो इसलिए हम नहीं बोल सकते कि ये न्यूक्लियस, ये जो एटम है वो इतना ही बड़ा होगा, राइट? सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई कैन नेवर बी कैलकुलेटेड। आप लिख लेते हैं। as probability of finding electron is zero at infinity। तो जब जैसे मान लो तुम्हें एक एब्सोल्यूट वैल्यू ना पता चले तो तुम क्या करोगे? अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे। समझ आए मेरी बात? तुम क्या करोगे? अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे। जैसे मान लो कैसे समझाऊं, रुक जाओ। जैसे मान लो तुम एक गेम खेल रहे हो, राइट? और गेम में बहुत सारे लेवल है, ठीक है? जैसे जैसे तुम लेवल में आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारा जो उस लेवल को खत्म करने का टाइम है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है? मान लो लेवल 1 में आपने, जैसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि लेवल 1 को खत्म करने में आपको 1 आवर लगा, तो लेवल 2 में लेट्स से 2 आवर लग गया, लेवल 3 में 4 आवर लग गया, ऐसे एक सीरीज बन गई, ठीक है? तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ पहुंचोगे टाइम बहुत ज्यादा लगता जाएगा, राइट? है ना? मान लो अगर आप और काफी आगे पहुंच गए, है ना, तो यहाँ से जो लगने अगले लेवल को कंप्लीट करने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अब कोई मुझसे पूछे कि तुमने लेवल पूरा गेम खत्म कर लिया है, तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा। लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूँ कि भाई कितना हो गया है, तो तुम बोल दोगे कि भाई इतने टाइम तक, है ना, कोई एक टाइम पीरियड बोलोगे लेट्स से, एंड देन यू कैन से कि इसमें 99% मैं गेम खत्म कर चुका हूँ, एंड आई विल से कि 99% इज इक्वल टू 100%। तो जो 99% में टाइम लगा वो मैं बता दूँ, अप्रोक्सीमेशन। सही है बात? समझ में आई बात? मेरे को 100% नहीं पता चल सकता, लेकिन मैं 99% के हिसाब से बता दे रहा हूँ कि भाई ऐसा है, राइट? तो बस यही काम यहाँ कर रहे हैं। हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि एटॉमिक रेडियाई क्या है, तो हम अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, और वहां मेथड यूज करेंगे बॉन्डिंग के। क्या मेथड यूज करेंगे? बॉन्डिंग के। तो कैसे अप्रोक्सीमेशन है? तो यहाँ पे हम वी आर सेइंग कि देखो भाई, जो एटम है वो अकेला तो होता नहीं है, वो हमेशा बॉन्ड बनाता है। तो मुझे ये डिस्टेंस नहीं पता है ना, ये मुझे बाउंड्री नहीं पता है, आई डोंट नो, है ना, इमेजिन, ये बाउंड्री मुझे नहीं पता है, बट मुझे दो न्यूक्लियस की पोजीशन पता है और इनके बीच की डिस्टेंस पता है, ठीक है ना? जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, तो ये H2 मॉलिक्यूल बन गया। H2 मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस की पोजीशन पता चल जाएगी। न्यूक्लियस पे मास है पूरा का पूरा, है ना, तो हम क्या करेंगे? न्यूक्लियस की पोजीशन निकाल लेंगे NMR से, और बहुत सारे मेथड है, या मास से मास पता कर लेंगे यहाँ से, है ना, राइट? तो इनकी पोजीशन पता चल जाएगी।
अभी आएंगे पल्लव तुम्हारे डाउट पे, ठीक है, आई विल टेक योर डाउट। तो ये दो डिस्टेंस मुझे पता चल गई। अब मैं क्या बोलूंगा, ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी आधी वो अप्रोक्सीमेटली मेरी रेडियस हो जाएगी। कैन आई से लाइक दिस? मुझे ये डिस्टेंस नहीं पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन इसकी जो आधी डिस्टेंस आ रही है वो मेरी है ना अप्रोक्सीमेट रेडियाई हो जाएगी, और इसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियाई। क्या बोलेंगे? कोवेलेंट रेडियाई। कितनी बार समझ में आई? तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो बस यहाँ पे क्या हो गया, एटॉमिक रेडियाई इज कैलकुलेटेड बाय 3 लेट्स से मेथड। कौन कौन से मेथड है? कोवेलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई एंड वॉन डेर वाल रेडियाई। हम 3 की बातें करेंगे। So hence we are calculating atomic radii by calculating approximate atomic radii by bonding method. में फर्स्ट है, अगर मान लो if bond is covalent, तो क्या मिली? कोवेलेंट रेडियाई। if bond is metallic, अच्छा बॉन्ड आयनिक होगा तो कौन सी रेडियाई मिलेगी? एटॉमिक मिलेगी, आयनिक रेडियाई मिलेगी? ठीक है, इसीलिए फिर हम आयनिक की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, मेटेलिक रेडियाई। जैसे कॉपर है, कॉपर में तो भाई कॉपर के 2 एटम है, इनके बीच में तो कोवेलेंट रेडियाई हो नहीं सकती क्योंकि दोज आर नॉट फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड बना रहे हैं। तो अगेन इनके बीच में जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? मेटेलिक रेडियाई। उससे हमें जो डिस्टेंस मिलेगी वो क्या मिलेगी? मेटेलिक रेडियाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं जो ये बातें समझा रहा हूँ। एंड थर्ड, if bond is physical bond, तो क्या बनती है? वॉन डेर वाल रेडियाई। मतलब जैसे अगर मान लो एक I2 का मॉलिक्यूल है, आगे हम समझाएंगे ये नेक्स्ट क्लास में। मान लो ये I2 का मॉलिक्यूल है, तो I2 के मॉलिक्यूल में एक तो हो गई कोवेलेंट रेडियाई, और 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है या जो बॉन्ड है वो है फिजिकल बॉन्ड। तो इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट में, सॉलिड है मॉलिक्यूल, है ना, ऑलरेडी मॉलिक्यूल की पोजीशन फिक्स है, राइट। सॉलिड स्टेट में 2 मॉलिक्यूल के बीच की, 2 मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनके बीच के न्यूक्लियस की डिस्टेंस हम बता कर सकते हैं। तो उसके बीच की आधी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? वॉन डेर वाल रेडियाई। क्लियर है ये बात? इसमें कोई डाउट? तब यहीं से कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। हाउ बॉन्ड इज मेटेलिक? भाई मेटल्स में कौन से बॉन्ड होते हैं? अब मैं डाउट ले ले रहा हूँ भाई, जिनको डाउट है पूछ लो ना। मेटल्स में कौन से बॉन्ड होते हैं? मेटेलिक। जैसे मान लो सोडियम मेटल है, NaCl नहीं है, अंतर है ना। NaCl ना होके Na है, केवल सोडियम, राइट, विच इज वेरी रिएक्टिव। अगर आपको याद हो, है ना, केरोसिन में डाल के रखते हैं। किसी को पता है ये बात? सोडियम मेटल इज वेरी हाईली रिएक्टिव, पोटेंट टू केरोसिन ऑयल। यस सर। हाँ, किसी ने सुना है ये? सर लाइक वो इतना रिएक्टिव है, लाइक एक वीडियो था सर, उसने जीन्स में रखा है एंड जस्ट गॉट हाँ हाँ हाँ, तो वही है। जैसे मैं सोडियम मेटल की बात करूंगा तो उसमें जो एटम्स हैं आपस में वो एक दूसरे के साथ किस तरह की बॉन्डिंग करेंगे? मेटेलिक बॉन्डिंग। वही बच्चे क्या होते हैं, उन्हें याद नहीं रहता, वो Na को हमेशा NaCl ही समझते हैं क्योंकि उन्होंने Na हमेशा NaCl में ही देखा होता है। तो अगर कोई पूछता है सोडियम, कहते हैं NaCl।
वॉन्डरवॉल रेडियाई क्या होता है, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। वॉन्डरवॉल रेडियाई का मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल है, सॉलिड स्टेट है, जैसे मान लो आयोडीन गैस को सॉलिडिफाई कर, आयोडीन वैसे सॉलिड ही होता है इनफैक्ट। सो आयोडीन को हमने सॉलिड देखा, राइट, और उस सॉलिड में हमने पता किया कि भाई न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, तो एक तो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ये वाली मिलेगी इनसाइड द मॉलिक्यूल, और एक मिलेगी यहाँ पे आउटसाइड द मॉलिक्यूल और बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा वो फिजिकल अट्रैक्शन होगा। जितना ज्यादा फिजिकल स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स है ना, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फिजिकल अट्रैक्शन फोर्स, उतना ये पास पास आ जाएंगे, राइट, उतना पास पास आ जाएंगे, उसके हिसाब से वॉन्डरवॉल रेडियाई अलग अलग आने लग जाएगी। तो ये यस, वॉन्डरवॉल रेडियाई विल बी हाईएस्ट। अगर हम इन तीनों वैल्यू की बात करेंगे तो उसमें अगर कोई एलिमेंट है जिसकी कोवेलेंट और वॉन्डरवॉल रेडियाई को हम कंपेयर कर रहे हैं तो वॉन्डरवॉल रेडियाई ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात, और वॉन्डरवॉल कोवेलेंट रेडियाई सबसे कम होगी। ठीक है, मेटेलिक रेडियाई क्या होगा, मतलब कितना, केवल इतना है, मेटल मेटल एटम्स आपस में, मैंने मेटेलिक बॉन्डिंग समझाई थी क्या, मैंने बताया था कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं यहाँ से यहाँ, ऐसे बताया था क्या स्नेहा? यस, तो इनमें जो बॉन्डिंग होती है कौन सी बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, एटम्स आर नॉट ओवरलैपिंग विद ईच अदर, एक साथ एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, है ना, ऐसे पास पास। तो यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, इससे भी हमें वैल्यू मिल जाएगी। फिजिकल बॉन्ड्स एंड केमिकल बॉन्ड्स का मतलब क्या है, जैसे HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहा है, आयोडीन आयोडीन के बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, ये वाला आयोडीन इसके साथ शेयर नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे इस आयोडीन की इस आयोडीन के साथ शादी हो गई है ना, पक्का रिश्ता बन गया, ये दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, इस वाले आयोडीन के साथ बस ये नेबर ही है, फिजिकल बॉन्ड ही है बस, ठीक है, समझ में आया, अंडरस्टूड, फिजिकल केमिकल एंड एवरीथिंग। ठीक है, और कोई डाउट किसी को भी, मोल कॉन्सेप्ट में क्या डाउट है बताओ भाई, बोलो राजदीप, जल्दी जल्दी बोलो, फास्ट। नो सर, डाउट क्लियर। नो डाउट, ठीक है। नो सर, पर लेकिन एक बोलना था आपने, वो बोला था ना सोडियम का तो इतना पता नहीं, पर लेकिन सर पोटेशियम जब वाटर में डालते तो इट डार्ट्स ऑन द वाटर ऑफ द सरफेस, इतना मुझे पता है। क्या करते हैं, पोटेशियम व्हेन पुट इनटू वाटर डार्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, हम लोग को स्कूल में दिखाया रिएक्टिव था। होता है, देखो ये जितने भी है ना, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सब हैं, ये सब रिएक्टिव मेटल्स, मतलब जस्ट वन, वो बोलते हैं ना छोटा सा टुकड़ा, आई मीन जस्ट लिटिल तो वो बिट, जलने लग जाएगा। हाँ दैट, वो ऐसे पानी में से घुलता है ऐसे, मतलब कैसे आवाज आता है, वी सॉ इट इन अ केम लैब। समझ गए, यस, हाँ, जिनको डाउट नहीं है वो वही जा सकते हैं। हाँ आई भाई, वांट टू क्या से डाउट है, जल्दी जल्दी पूछो, मेरे को भी जाना है भाई। हाँ, 1 mole atoms of sulfur weighs how much, तो बताओ सल्फर का एटम, मोल एट 1 मोल एटम्स ऑफ सल्फर पूछा है या 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर पूछा है सृष्टि? अगर देखो एटम्स पूछा है तो इसका मतलब है सल्फर केवल, तो 32 ग्राम, अगर मॉलिक्यूल पूछा है तो एसिड 32 into 8, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ गए। अगर केवल पूछा है 1 मोल सल्फर, एटम भी नहीं लिखा है, तो उसका मतलब है एसिड। सल्फर क्या होता है, एसिड, P4, जैसे फास्फोरस की बात करते हैं तो P4 लिखते हैं ना, ठीक है, हो गया तुम्हारा कंफ्यूजन दूर। तो जैसे सल्फर को एसिड लिखते हैं, अगर कहीं पे भी मॉलिक्यूलर मास लिखना हो सल्फर का तो 32 ग्राम ना लिख के क्या लिखेंगे, 32 into 8 मोलर मास, केवल सल्फर लिखा है,
एटम नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, केवल लिखा 1 मोल सल्फर 32 into 8। बोलो जल्दी पढ़ लो। यस सर वो आपने बोला था ना बाद में बताओगे डाउट, वो रूम हाँ वाला। बोलो क्या था डाउट। सर लाइक अगर ऐसा कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है इलेक्ट्रॉन का, तो सर अगर इलेक्ट्रॉन एक कॉर्नर में है तो सर उसका फिर हम लोग कह सकते हैं ना कि उसका शेल्स लाइक पूरे रूम तक एक्सटेंड करते हैं। कहाँ तक? पूरे रूम तक सर, एक कॉर्नर ऑफ द रूम से दूसरे कॉर्नर तक, क्योंकि उसका कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। हाँ तो तुम कहीं से कहीं तक भी बोल सकते हो, फिर तो वो मतलब ऐसा हो गया कि कुछ भी उसमें बोला जा सकता है। डिफाइंड बाउंड्री नहीं है एंड वी कैन से कि कहीं पे भी होगा, बस ये है वहां पे होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यस सर, अंडरस्टूड। हाँ नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट। हाँ बोलो जल्दी जल्दी बोलो। सर क्वेश्चन में डाउट था, पेज नंबर 142 का क्वेश्चन नंबर 10 मॉड्यूल का। एक मिनट, कहाँ गया, कौन सा चैप्टर है? मोल कॉन्सेप्ट। एक्सपर्टाइज अटेनर्स के ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। एक मिनट में पहुंच तो जाऊं। कौन सा ये दिख रही है तुम्हें, है ना? हाँ 142 पेज नंबर पे है। 142 कौन सा क्वेश्चन? 10th वाला, एल्गे वाला। 1 gram of dry algae green absorbs these many moles per hour for by photosynthesis। ठीक है, if the fixed carbon atoms were all stored after photosynthesis as starch, तो ये कह रहे हैं जो CO2 हम जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो सारे के सारे स्टार्च में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, है ना? जो भी एल्गी है, if fixed carbon atoms were all stored after photosynthesis as starch, how long it would take for algae to double their own weight assuming photosynthesis takes place at constant rate। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई 1 ग्राम स्टार्च बन जाए एक तरह 1 से, ग्राम एल्गी था ना, एंड 1 ग्राम एल्गी का डबल हो जाएगा ना। तो डबल कैसे होगा? एल्गी तो 1 ही ग्राम रहेगा, स्टार्च और 1 ग्राम हो गया ना, तभी तो डबल होगा। ओके ठीक है, तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि भाई इतने मोल्स CO2 जो है ना पर आवर आ रहा है, और आपको ये पता लगाना है 1 ग्राम स्टार्च बनने के लिए कितने मोल CO2 लेने पड़ेंगे। क्या लगाएंगे? पीओसी POAC लगा दो बस, इससे आप तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि कितने ग्राम कितना CO2 चाहिए, उससे मोल्स आ जाएंगे। ओके सर। ठीक है सर हाँ, तो मतलब TWT के लिए एक्सपर्टाइज अटेनर्स के इंटीजर और वो एडवांस के इंटीजर सभी नहीं के चलेगा? कर लो अगर टाइम है, नहीं है टाइम तो मतलब अननेसेसरी परेशान मत हो। अगर तुमने इतना सब कर लिया है तो फिर कर ही लोगे क्वेश्चन, और अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो छोड़ देना है। मैंने हमेशा क्या कहा है, पहले इजी करो, फिर मीडियम करो, फिर बाद में देखो टफ, है ना? टफ छूटेगा ना तो भी इतना बुरा नहीं लगता है जितना इजी छूटता है। MCQ वाले तो हो गए बहुत। ठीक है, वेरी गुड, चलो बताओ। हाँ जल्दी जल्दी पूछूंगा सर और वो 21 वाले के बाद भी मतलब अभी भी वो एक्स्ट्रा ही चीज है क्या, वो 21 के बाद वाले जो थे? अगर करना चाहो कर लो, वैसे छोड़ भी दोगे तो चलेगा। ओके सर, है ना, यही कहीं है। सर पेज नंबर 137 क्वेश्चन नंबर 30। 137 क्वेश्चन नंबर 30 ना ये? हाँ सर। लिखा है what volume of this is required to react completely with this aqueous acetic acid solution in which mole fraction of acetic acid is 0.15। ओके ठीक है, ये 30 ग्राम बताओ क्या दे रखा है? मास ऑफ एसिटेट एसिटिक एसिड या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन? हाँ मतलब कि हाफ मोल हो गया एसिटिक एसिड का। नहीं भैया, ये पूरा सॉल्यूशन का मास दे रखा है, एसिड सॉल्यूशन। 30 ग्राम क्या है? एसिड सॉल्यूशन है। इन्होंने मोल फ्रैक्शन दे रखा है, इसका मतलब क्या है? 0.15 मोल एसिडिक एसिड इज प्रेजेंट विद 0.85 मोल्स ऑफ वाटर। इसका मास निकल आएगा। 0.15 मोल्स का मास कितना होगा? 60 इंटू 0.15 कितना हुआ?
9 ग्राम, और 0.85 का कितना हो जाएगा? 18 इंटू 0.85, बताओ ये जल्दी से कितना होगा? तो 15.3 ग्राम, सही है, ठीक है। सर समझ में नहीं आया क्या किया आपने। अरे भाई मोल्स लिखे हुए हैं ना इन्होंने, मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.15। हाँ सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड 0.15 है, तो वाटर का कितना होगा? सर वाटर नहीं, हमको NaOH दिया है। अरे एक्वस दे रखा है भैया इतना बड़ा, ये इस पे बाद में आएंगे। ओके, सॉल्यूशन कौन सा है? वाटर का। वाटर प्लस एसिटिक एसिड, हाँ एक्वस है ना, भूलो नहीं इसको, एक्वस मतलब पानी। ठीक है, अभी समझ में आया? हाँ सर। हाँ, अब इससे मास निकाल लिया। अब आपको पता चल गया 24.3 ग्राम सॉल्यूशन में 9 ग्राम एसिटिक एसिड होता है, तो 30 ग्राम में कितना होगा? 9/24.3 इंटू 30। सॉल्व कर लोगे? अब इसके हिसाब से मोल्स सेम करो। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड शुड बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaOH, इससे वॉल्यूम आएगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ बोलो भाई सृष्टि, क्या डाउट है? So window to JEE main 18th one. विंडोज टू JEE मेन, कौन से पेज पे? 105. 104। वन जीरो फोर आपका मेन वाली है आपकी? Yes. बुकलेट यार मेन वाली मेरे पास अभी है नहीं, रुक जाओ मैं देखता हूँ। वेट। अरे मेरे हिसाब से उसमें भी सेम ही होगी ना। Yes sir. विंडोज टू JEE मेन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18th. तो IIT का एग्जाम नहीं लिखोगे? सर क्या हुआ? IIT का एग्जाम लिखो मत लिखो, लेकिन ये है ना, ये वाला मॉड्यूल पूरा सॉल्व करो अगर एडवांस का है ना, टाइम मिले तो, है ना, ठीक है सृष्टि? So should I solve the further one also? हाँ, तभी तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। Okay. अरे यार मुझे मिल नहीं रहा है विंडोज टू JEE मेन नहीं मिल रहा है, बताओ कहाँ गया? ये रहा, मिल गया फाइनली। हाँ बताओ। 10 ml of 2 molar NaOH solution is added to this. What is the final concentration? क्या हुआ? So here two same mixtures are there. Same. M1B1 plus M2B2 divide by B1 plus B2, ये लगाना है। This formula. Okay. बस। And then mixing of two or more acids also we have that formula N1. हाँ correct. N1. So when acids are more than 2 we have to use that. You have to use that one formula. हाँ, तो M1B1 plus M2B2 plus M3B3 ऐसे लगाते जाओ। Okay. Yes. And यहाँ पे B1 plus B2 plus B3। Okay. Answer to set 27th. इसी में? Yes. 5 liter of alkene require 25 liter of oxygen for its complete combustion, ठीक है। Volume of all measured at constant temperature and pressure. Alkene is, तो लिख लो CXHY plus X plus Y by 4 O2 gives XCO2 plus Y by 2 H2O, correct। combustion वाली रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री लिख लो 1 X plus Y by 4। एक मोल से इतना बनता है तो 1 लीटर से इतना बनेगा, है ना। जो मैंने बताया था जब गैसेस होती हैं तो गैसेस के लिए मोल्स का रिलेशन वॉल्यूम में भी लग जाता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ये बात सृष्टि? Yes, हाँ। yes.
तो बस जो रेशियो यहाँ पे जो रिलेशन आपका मोल के लिए वो वॉल्यूम के लिए भी है। तो 1 लीटर के लिए x प्लस वाई बाई 4 लगेंगे, ठीक है। तो 5 लीटर के लिए 5x प्लस वाई बाई 4 लगेंगे, विच इज दे हैव गिवन 25। तो 5 से 5 कट गया 5। तो आपको एक फॉर्मूला पता चला x प्लस वाई बाई 4 इक्वल्स टू 5। अब दूसरा फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है एल्केन है, तो ये क्या होगा CnH2n प्लस 2 होगा, ठीक है। यस सर। तो बस n की वैल्यू आप लगा लो, x की वैल्यू n लिख दो, y की वैल्यू 2n प्लस 2 y4 लिख दो equals to 5, and then you can solve 4n plus 2n plus 2 is nothing but 20. तो 6n equals to 18, n की वैल्यू 3 आ गई। क्या पूछा इन्होंने? एल्केन इज 3 का मतलब प्रोपेन। या फिर इस फॉर्मूले में ही यू कैन स्टार्ट बाय राइटिंग CnH2n प्लस 2, फिर आप स्टोइकियोमेट्री लिख लेते हैं। ओके सर, अंडरस्टूड। ठीक है, चलो और कोई डाउट? ठीक है, अब हम बंद कर रहे हैं। हाँ बोलो सर। वो जो मैंने कल वाला क्वेश्चन भेजा था ना, वो गेट इक्वल टू जे का 20 या 19 क्वेश्चन था। अभी यहाँ बता देता हूँ सर। उसमें वॉल्यूम 500 कैसे होगा? मतलब वो पहले अरे वो एसिड क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है भाई, वो वाला कहाँ है? उसमें पढ़ने में गलती हो रही थी, उसमें लिखा है मेड अप टू ऐसे कुछ 500। कहाँ है? पेज नंबर बताओ जल्दी से, बता दें नंबर। यही पे है, 13 हो गया ना, ये 19 है ना? 19 है, 20 है, कोई तो 20 है। 20 तो लिखो, इसमें लिखा है डाइल्यूटेड टू 500 ml, डाइल्यूटेड बाय 500 नहीं है। उसके मोल्स को डाइल्यूट किया। अरे भाई सॉल्यूशन जितना डाइल्यूट किया, तो डाइल्यूट कितने तक किया? 500 ml तक, तब तक किया जब तक पूरा सॉल्यूशन 500 ml ना हो जाए। डाइल्यूटेड टू 500 ml है ना, मतलब वो और दोनों एसिड डाइल्यूटेड को बाय अलग 500 500 ml। में नहीं डाला। अरे फिर भाई बात कहना, डाइल्यूट टू 500 ml और डाइल्यूटेड बाय 500 ml में डिफरेंस है ना। ओके सर। और वो ऊपर का तो वही होगा ना 1.36x बाकी तुम प्लस। करके देखो, आ जाएगा आंसर। यही मैं कल कह रहा था तुम्हें, ठीक है। वही मेरे को समझ नहीं था कि वो, मेरे को तो लग रहा था 700 आकाश प्लस पेपर x होगा। वेपर का टेंशन मत लो, तुमने रिवाइज किया है अच्छी से? आकाश रिवाइज किया है? हाँ तो बस टेंशन मत लो, फिर टेंशन क्यों लेना है। अरे जो भी होगा बेस्ट दे के आओ, विल सी। टाइम मिलेगा तो डिस्कस कराएंगे, ठीक है। आजकल नंबर ऑफ क्लासेस कम हो गई हैं, और पिछली बार हमारा मोल कॉन्सेप्ट जस्ट खत्म हुआ था, तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं पीरियोडिक टेबल पहले खत्म कर दूं, एक वीक पहले। सो अगर टाइम होगा तभी डिस्कस कर पाएंगे पेपर, ठीक है। चलो ओके, दैट्स इट, बाय बाय।